नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। भारत में अक्सर लोग ये समझते हैं कि आतंकवाद, नक्सलवाद एक ऐसी समस्याएं हैं और इससे ही बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन एक समस्या ऐसी जिसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है और वो है सड़क हादसे, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में क्या स्थिति है सड़क हादसों की, वो किसी से छुपी नहीं है। लगभग हर साल 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख का आंकड़ा है करीब, जो कि लोग मारे जा रहे हैं। और हादसों की बात करूं तो 5 लाख सड़क हादसे लगभग हर साल हो रहे हैं। ये बहुत एक चिंता का विषय है और इस तरफ ना तो कोई राजनीतिक पार्टी ध्यान दे रही है, ना समाज में लोगों में वो जागरूकता आ रही है अभी भी। ये बहुत इस पर लगातार, इसको लेकर लगातार काम करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन नाकाफी हो रहे हैं सारे काम। जितनी भी कोशिशें की जा रही है वो नाकाफी हो रही है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत में आमतौर पर माना जाता है कि लोगों की जान गंवाने की वजह आतंकवाद या नक्सलवाद है, लेकिन इससे भी भयावह समस्या जो हमारे सामने है वो है सड़क हादसे। जी हां, देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से हर साल 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला और गंभीर है। 2015 से 2017 के दौरान देश में सड़क हादसों में करीब 4,45,000 लोगों की मौत हो गई और 14,65,000 लोग घायल हुए। लोकसभा में खुद सड़क परिवहन राज्य मंत्री भी इस मामले को उठा चुके हैं। दुनिया के और भी शहरों में गाड़ियां हैं, लेकिन वहां इतने हादसे नहीं होते। खासकर विकसित देशों में सरकारें अपने नागरिकों और मुसाफिरों की हिफाजत का ख्याल रखती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में साल 2014 में 1775 मौतें हुई। वहां 2005 का साल ऐसा था जब सड़क पर 3000 से ज्यादा लोग मरे थे। अमेरिका ब्रिटेन के मुकाबले बहुत बड़ा है और वहां गाड़ियों की तादाद भी ज्यादा है, लेकिन वहां भी साल में करीब 30,000 लोगों की ही मौत सड़क हादसों में होती है। सड़क हादसे क्यों होते हैं, इसके जवाब बेहद जाने पहचाने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार और समाज दोनों उदासीन हैं। न सड़क परिवहन का हाल सुधर रहा है, न ही लोग नियम कायदे मानने को लेकर सजग हैं। वहीं राजनीतिक उदासीनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित तौर पर आने वाले सालों में भारत में सड़क हादसों की भयावहता और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो भारत में सड़क हादसे एक ऐसा विषय बन चुका है, ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं सड़क हादसों की कि लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लगातार अपनों को खोना पड़ रहा है। बहुत से कारण हैं इसके पीछे, बहुत सारी स्थितियां हैं। कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी उस ट्रैफिक के जो नियम है उनके पालन को लेकर, और जो लापरवाही है, जो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही है, वो भी जिम्मेदार है। मेरे साथ इस चर्चा में बात करने के लिए प्रेरणा सिंह चंद्रावत मौजूद हैं, जो कि सड़क और ट्रैफिक के नियमों के ऊपर काम करती हैं, लगातार लोगों को जागरूक करती हैं कि किस तरह सड़क हादसों में कमी लाई जाए, कैसे आप बेहतर अपने नियमों का इस्तेमाल करके, नियमों का पालन करके आप बच सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस लाती हैं। मेरे साथ रिटायर्ड आरपीएस राजेंद्र सिंह खाचरियावास साहब हैं। सबसे पहले मैं प्रेरणा जी आपके पास आऊंगा। आपसे मेरा सवाल है, लगातार अभी ये डिबेट करने का मकसद ये है कि जब अब जो खबर देख रहे हैं हम, हाल की जो खबर है, प्रतापगढ़ में एक ट्रक द्वारा करीबन 100 लोगों को कुचला गया, जो एक शादी के किसी प्रोग्राम में जो इंदौरी निकलती है उसमें चल रहे थे, उसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये हादसे भी किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं रखते हैं जो लोग अपनी जान गंवाते हैं। हम केवल एक ही तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्या बड़े बड़े कारण मान रही हैं आप कि इन पर लगातार कमी नहीं आ पा रही है? देखिए, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि ये एक्चुअली सड़क पर आतंकवाद है। हमें रोजमर्रा में अगर आपकी रिपोर्ट कह रही है जो कि 400 आदमी रोज सड़क पे से घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ये रोजाना हो रहा है। कल की जो घटना है उसमें क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग एक ही जगह पे कलेक्टिवली जिनकी डेथ हुई है, इसलिए वो हम उसको बड़ी घटना मान रहे हैं, बट ऐसी घटनाएं रोजाना हमारे जीवन में घटती चली आ रही है और हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कारणों का क्योंकि हमारा जो सारा ओरिएंटेशन है वो ह्यूमन ओरिएंटेशन है। हम ये सोच रहे हैं कि सड़क पर चलने वाला जो चालक है, जो भी पैदल चल रहा है, साइकिल चला रहा है, हम उसको ट्रेन कर दें, उसको समझा दें। लेकिन उसके अलावा जो दो बड़े फैक्टर है, एक गाड़ी है और एक सड़क है,
तो सुरक्षित गाड़ी और सुरक्षित सड़क पर हमारा उतना फोकस नहीं है। और इस वजह से हमें अगर से और ह्यूमन की एक लिमिटेशन है, हम इंसान है, कितने एक्सपीरियंस हो, लेकिन अचानक उस समय परिस्थिति में हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो निर्भर करता है कि वो घटना कितनी बड़ी घटने वाली है। और हमारा सारा गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हम इंसान को ट्रेन करें, लेकिन वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर एक वन सडन डे उसका एकदम ध्यान भटक गया किसी भी कारण से, तो वो इसी तरह की कोई घटना में परिवर्तित होता है और रोज हम देखते हैं। तो इसका इसलिए मुख्य कारण है कि सड़कें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गाड़ी के अंदर जो सुरक्षा के साधन लगे होने चाहिए, उसमें जो ABS का होना चाहिए, उसमें और जो बम्पर है उसकी ब्रेकिंग सिस्टम्स हैं, स्पीड नहीं बढ़े उसके लिए गवर्नर्स लगाने की जरूरत है, वो सब पे हमारा उतना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन और ध्यान नहीं है। और दूसरा जो सड़क की इंजीनियरिंग है कि हम जैसे पैदल व्यक्ति बारात ही है, तो वो उस व्हीकल के जो चलने की जगह है उसी के साथ हम लोग सब पैदल व्यक्ति भी चल रहा है, दो पहिया वाहन भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, जानवर भी चल रहा है। कुछ भी हमने उनके लिए कोई ऐसी डिसाइड नहीं किया हुआ। फुटपाथ जो है तो वो एनक्रोच किए हुए हैं, तो अब पैदल व्यक्ति कहाँ चलेगा? सड़क पे उसके सुरक्षित चलने के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं कर रखी है। तो वो अगर कोई गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा या चालक की कोई भी किसी भी लापरवाही से जो कल हुआ हादसा, तो इसी तरह से लोग सड़क पे मर रहे हैं। लेकिन इसमें आप एक चीज मुझे बताइए, जब हम विकसित देशों की तरफ देखते हैं, अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे या यूरोप के किसी अन्य देश की बात करेंगे, तो वहां दुर्घटनाओं का स्तर काफी कम हो जाता है। वहां पर इतने लोगों की स्थिति नहीं होती है हताहत होने की। एक आबादी को एक हम मान सकते हैं कि हमारे देश की आबादी उनसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन क्या हमारे यहाँ मैकेनिज्म, जैसे आपने बात करी, जो मैकेनिज्म है इसका पूरा एक, वो ही पूरी तरह से हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से गलत होता जा रहा है। क्योंकि जैसे सड़कें हैं या कहीं इस तरह से रोड निकाल दी जहां पे वो नहीं निकलनी चाहिए थी, या वो ऐसे चौराहे जहां ध्यान देने की जरूरत है उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो मैकेनिज्म की तरफ लगता है आपको प्रशासन का ध्यान पड़ता है? बिल्कुल। जो इसको अगर आप जैसे बात की आपने यूके की, नीदरलैंड की और स्वीडन की है, इसको सन कंट्रीज बोलते हैं। इन्होंने एक बिल्कुल 25-30 साल पहले ये भी हमारी तरह ही इस तरह स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर ये देखा कि जो अगर फोकस अगर आपने ड्राइवर पे रखा हुआ है तो हम ओवरऑल चेंज नहीं ला सकते। तो इन्होंने उसको शिफ्ट किया और उसको उसने सेफ सिस्टम अप्रोच हम बोलते हैं, जिसमें जो सिस्टम है हमारा, इंक्लूडिंग सड़क, गाड़ी, आदमी, गवर्नमेंट, एनफोर्समेंट, स्पीडिंग, जो भी हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल हर सिस्टम के हर एंगल को जब तक हम सेफ नहीं बनाएंगे तब तक हम इस समस्या का पालन से समाधान नहीं कर सकते। एंड दे डिसाइडेड, उन्होंने किया 25 साल पहले, और आज उन्होंने जो आप एग्जांपल दे रहे हैं कि वो जो आज हमको परिस्थिति दिख रही है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उस समय सड़कों में ही इस तरह की एक्सेस ही नहीं है। अगर हाईवेज हैं या इस तरह के, तो वहाँ एक्सेस ही नहीं है पैदल व्यक्ति का या कम गति वाले का या तेज गति वाले का, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा? चौराहों पे होगा, या डबल मिक्सिंग वाली गाड़ियां चल रही हैं, कुछ तो एक बिल्कुल स्लो चल रहा है और एक बहुत तेज, जैसे एक तो पैदल ही चल रहा है और एक ट्रॉला ही आ रहा है, तो आपने मिक्स कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट होने ही है वहां पर। तो वो मिक्सिंग अगर जब तक हमारे यहाँ चलेगी, और अभी भी जो हमारी ग्राउंड लेवल की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं उनको अभी तक भी आज तक भी ये कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं है, उनको समझ नहीं आया कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। या शायद वो ये भी एक रीजन है कि वो इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आपने कहा कि इनको क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दूसरी चीज नेग्लिजेंसी की जो एक फीलिंग है प्रशासन में किसी चीज को लेके कि हाँ ठीक है सड़क, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं इस चीज को। जी राजेंद्र सिंह जी, जैसे देखिए प्रेरणा जी ने भी कहा कि नेग्लिजेंसी जब पुलिस प्रशासन पे, इसलिए ये जिम्मेदारी की बात मैं पूछ रहा हूं कि ट्रैफिक, जो पुलिस तो अंदरूनी मामलों में संभालती है ट्रैफिक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। क्या पुलिस प्रशासन को केवल पुख्ता करने से ही हल होगा? लेकिन पुलिस को 2-4 उन लोगों से भी होना पड़ता है जो लोग समझ ही नहीं पाते कि ट्रैफिक नियम क्या है। अगर आपने किसी को बिना हेलमेट के रोक लिया तो वो आपसे बहस करने लगेगा। अगर आपने किसी को रेड लाइट जंप कर ली तो वो ये बताने की कोशिश करेगा कि आप गलत है, मैं सही हूं। बहुत सारी जगह ऐसी 2-4 होना पड़ता है। आप तो खुद इस महकमे में रहे, कैसे इस स्थिति से निपटा जाए? क्या बहुत भारी जुर्माना ही इसका एक हल हो सकता है? सुधांशु जी, ये क्या है कि जो दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में अगर हम बचपन से ही, जो बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं तब से ही हम उनको यातायात की शिक्षा दें, यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दें, यातायात से होने वाली दुर्घटनाओं में किस तरह के हादसे हो रहे हैं, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे घायल हो रहे हैं। अब आप बताओ, 1.5 लाख आदमी हमारे देश से केवल एक्सीडेंटों के अंदर मारे जा रहे हैं, 400 लोग रोज मारे जा रहे हैं, और करीब आप ये देखो 5 लाख लोग घायल होते हैं हर साल। वो 5 लाख लोग हैं, वो हमारे पूरे समाज के ऊपर एक दायित्व है, उनकी हम देख रेख करें, उनका पालन पोषण करें, वो भी एक समस्या है।
इन सब बातों को हम छोटे छोटे बच्चों को रीलों के माध्यम से, सिनेमाओं के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, एजुकेशन से, आपके स्टेज नाटकों के जरिए, नुक्कड़ नाटकों के जरिए हम इन बच्चों के दिमाग में पहले से ये डालें कि अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे किसी परिजन के लिए भी एक घातक हो सकता है, उसकी भी जान जा सकती है, किसी के पापा जा सकते हैं, किसी की मम्मी जा सकती है, किसी का भाई, किसी का बहन जा सकता है। तो उनको पहले से जो यातायात के नियम है उनकी जानकारी दें, उनमें अवेयरनेस पैदा करें। उनको ये अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश में कानून की तो बात बहुत आगे की है, हम जो सीनियर लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो भी एक छोटा सा बच्चा है 14 साल का, उसको भी गाड़ी दे देते हैं, उनकी पहले चाबी, बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मेरा 14 साल का बच्चा ही है, वो गाड़ी चलाना सीख गया। तो आप देखिए कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसको लेके वो सड़क पे जा रहा है और उससे वो कुछ भी, किसी को भी अगर हिट करेगा तो या तो बेचारे की टांग टूटेगी या मरेगा। पर हम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि कोई दूसरा भी इस तरह से गाड़ी को दे देगा तो हमारी भी जान जा सकती है। तो पहली का बात तो ये कि हम शुरू से, बचपन से लोग बच्चों के अंदर इस बात की भावनाओं को डालें तो वो धीरे धीरे उन यातायात के नियमों के बारे में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और इन्वॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से उनको मानेंगे। फिर हमारे को ये दंडात्मक जो प्रवृत्ति है ये तो बाद की स्टेज है, ये बाद की स्टेज उन लोगों के लिए है जो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। जब उनको पता है भाई ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ट्रक है, उसको मैं चला रहा हूँ और कहीं मेरे को अगर ऐसी परिस्थिति हो गई जहां मुझे ब्रेक लगाना पड़ गया, जहां मुझे टर्न करना पड़ गया, तो मैं शराब के नशे में वो नहीं कर पाऊंगा। तो उसको जानबूझ के जो कर रहा है उसके लिए दंडात्मक प्रवृत्ति है। दंडात्मक जो प्रक्रिया है वो जब अपनानी चाहिए। हम क्या है कि अभी तक के इस मामले में बड़े ज्यादा स्पष्ट नहीं। आप ये देखिए हमारे यहाँ कोई इस तरह के ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं है जहाँ पे कि हम बच्चों को या जो भी कोई गाड़ी चलाने वाला है उसको हम गाड़ी की कोई मैकेनिज्म के बारे में कुछ बताएं, उसमें क्या सिस्टम है, किस तरह से उसको रोकना चाहिए, किस तरह इमरजेंसी में किस तरह से ब्रेकों को यूज करना चाहिए, ये सब हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ RTO के यहाँ जाइए, दलाल को पकड़िए, उसको पैसे दीजिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस तैयार है, घर बैठे पहुंच जाएंगे। जब जिस देश में इस तरह की व्यवस्था है तो ये मैं समझता हूँ भगवान की कृपा है कि सिर्फ 1.5 लाख लोग ही मर रहे हैं। ये तो ईश्वर की कृपा मानिए आप, तो कैसे चल रहे हैं। जो ट्रकों पे, बड़े बड़े ट्रोलों पे जो ड्राइवर हैं वो खल्लासी बनते हैं, पहले वो किसी ट्रेनिंग स्कूल में नहीं जाते, वो पहले खल्लासी बन के और उसमें जो ड्राइवर साहब होते हैं उनका खाना बनाते हैं, उनको बस उनको चलाते हुए देखते हैं और उनको चलाते हुए देखते देखते खुद भी ट्रक के ड्राइवर बन जाते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये हमको रोकनी चाहिए, इसके बारे में हमारे को विचार करना चाहिए। सरकार को इसके लिए बजट अलग से मेंशन करना चाहिए। इस तरह के ट्रेनिंग स्कूल हो जो, मैं आपको बताऊं कि हम ड्राइवरों को आज की तारीख में इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है ड्राइवरों की, और स्किल्ड ड्राइवर नहीं मिल रहे हम लोगों को। सब ऐसे हैं जो बस स्टीयरिंग ड्राइवर हैं, स्टीयरिंग पे बैठे और अपने दलाल के मार्फत जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया वही लोग चल रहे हैं। अब आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था कि हाईवेज के ऊपर है जो शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, और उसका कितना पालन किया लोगों ने। क्या किया कि 100 मीटर अंदर उसमें बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए और के साथ 100 मीटर अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सोच विचार करके, उनकी मानसिकता ये थी कि भाई लोग हैं जो गाड़ियों से जा रहे हैं और वो वही शराब पियेंगे और इतने बड़े ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो नशे में किसी न किसी को वो नुकसान पहुंचाएंगे। एक आपकी स्पीडिंग की, अब हमारे देश की सड़कें ऐसी है ही नहीं और 200 की स्पीड है गाड़ी, 180 की स्पीड। भाई या तो आप उसके लेवल की, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज के लेवल की सड़कें बनाओ, उनके जैसे अभी अपने प्रेरणा जी ने कहा, इस तरह के उनमें सुरक्षात्मक उपाय करो कि भाई उनके अंदर कोई पशु नहीं आ सके, कोई पैदल यात्री नहीं आ सके, कोई हल्के वाहन नहीं आ सके। तब तो आप उसमें ये लगाओ कि भाई 180 की 200 की स्पीड है। हमारे देश में 60 की स्पीड भी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा है। हमारे को 60 की स्पीड के ऊपर तो सरकार को, कंपनियों के ऊपर बैन करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा 80 की स्पीड रखिए। हमारी सड़कें अभी वो 180 200 के लायक नहीं है, हम वहाँ की तो स्पीड ले रहे हैं और यहाँ की सड़कें हैं हमारी 60 की 40 की। और आपको एक बात और बताऊं, ये जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनके जो आंकड़े हैं उनमें नेशनल हाईवे पे तो हो ही रहे हैं, आपके अंदर की जो सड़कें हैं उनपे भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। बड़े बड़े खड्डे हैं, रात के टाइम उन खड्डों पे ध्यान नहीं रहता और वो जिस तरह से उसके अंदर मोटरसाइकिल जाती है, नीचे गिरता है आदमी, वही खत्म हो जाता है। लापरवाही तो है, अगर खड्डा है तो 10 दिन से वो खड्डा बना हुआ है, इसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। सड़कों को कोई नहीं देखता, कोई नहीं, जो बनाता है ठेकेदार, बस वही बनाता है।
उसके बाद इनके पास में कोई इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है कि अगर मुझे कोई खड्डा दिखे तो मैं कहाँ कहूँ। इस तरह का कोई, जैसे आप 100 नंबर है, पुलिस का कंट्रोल रूम है, कोई अपराध हो रहा है, हम वहाँ कह दें। 108 नंबर है, कहीं किसी को कोई घायल तो किसको कहेंगे, नहीं कहेंगे किसको। मैंने देख लिया खड्डा भी इस पे आपके जेलन मार्ग पे है, मुझे खड्डा दिख गया या कोई ऑब्स्टेकल दिख गया या इस तरह की कोई दिख गई जिससे कि कोई एक्सीडेंट कारित हो सकता है, कोई गाय मिल गई मेरे को पड़ी हुई या कोई बैठी हुई या कोई अन्य जानवर मिल गया, मैं किसको कहूँ। बस मैं फिर उसको देख के और चला जाना ही मेरी वो एक मजबूरी है, एक मजबूरी है मेरी। मैं इसलिए तो हमको इन सब पहलुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको ओवर स्पीडिंग का है उसके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ये जितने भी ओवर स्पीड वाले जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर आपको राइडर्स लगाने पड़ेंगे। और जब ही जाकर ये इतनी, आप ये देखिए जितनी करीब 67% जो मौतें हुई है 1.5 लाख में से वो ओवर स्पीडिंग के कारण, ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो ओवर स्पीड के कारण, ओवरटेक के कारण। मैं प्रेरणा जी, जो बात राजेंद्र सिंह जी ने कही, आप तो जब आप तो कई सेमिनार्स करती हैं, लोगों से बात करती हैं, लोगों को समझाने का भी काम है कि भाई देखिए ट्रैफिक नियम ये हैं, ट्रैफिक रूल्स ये हैं। मैं अक्सर खुद देखता हूँ, मैं ऑफिस से अगर जा रहा हूँ, रात के अगर 11 बज रहे हैं या मान लीजिए 10 बज रहे हैं, अगर रेड लाइट हो रही है तो रुक गए, लेकिन बहुत सारे लोग पुलिस वाले का डर देख के ही रुकते हैं, अदरवाइज नहीं रुकते। उनको परवाह नहीं है इस चीज की कि इसके कारण से एक बड़ा हादसा भी हो सकता है मेरे साथ। जब आप सेमिनार्स में जाती हैं तो क्या इस तरह का आपको मानसिकता आपको देखने मिल रही है? क्या उनको अवेयरनेस ही नहीं है या फिर इस बात का डर नहीं है कि जैसे यूरोपीय कंट्रीज या दूसरे देश में देखते हैं उनको लोगों का अवेयर है, खुद अवेयर है कि मुझे रेड लाइट पर रुकना है, उसके बाद मुझे लोगों को जाने के लिए भी जगह देनी है, उनके भी ख्याल रखना है। ये अवेयरनेस कैसे आएगी ज्यादा ज्यादा? देखिए, मैं कई यूरोपियन कंट्रीज और इवन वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रैवल किया हुआ है, मैंने खुद में देखा हुआ है। एक वहाँ का सबसे जो सर ने कहा कि एक तो बचपन से, जैसे आपको अगर हम बचपन से जानते हैं कि हमें कोई काली बिल्ली क्रॉस कर जाती है तो हम अपने आप ब्रेक लग जाते हैं, हमें कोई रेड लाइट की जरूरत नहीं है चलान, क्योंकि हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई है और वो भ्रम मन में पैदा किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से जो चैनल के दर्शक हैं उनको सोचना चाहिए इस बात पे कि अगर काली बिल्ली देख करके आप रुक रहे हैं जिसका कोई आपको पता नहीं है कि कोई अनहोनी होगी कि नहीं होगी, लेकिन लाल बत्ती पे हम नहीं रुक रहे हैं और जो रिकॉर्डेड है कि लाल बत्ती पे लोगों की मौतें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है वो रात को। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अब तो लाइसेंस निलंबन का भी लाल बत्ती अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो जरूरत है। विदेशों की जो आपने बात की, वहाँ पे लोग सेल्फ अवेयरनेस इसलिए भी है कि एक तो ट्रेनिंग उनकी सिखलाई, जैसा सर ने कहा कि वो बहुत शुरू से ही उनको लाइसेंस ही नहीं मिलता है, पूरा 1 साल उनकी बहुत सघन ट्रेनिंग होती है, कई बार फेल होते हैं तब जाके तो लाइसेंस मिलता है, और अगर वो लाइसेंस कैंसिल हो गया तो दोबारा मिलता नहीं है, वो उसके यहाँ प्रावधान है। हमारे यहाँ वो प्रक्रिया ही नहीं है, हम बहुत आसानी से लाइसेंस ले सकते हैं, वो आप जानते हैं। दूसरी चीज वहाँ पे क्या है कि जो चलान है वो केवल 1 टाइम करके नहीं छोड़ते हैं वो लोग कि आज मैंने रेड लाइट जंप की, 100 रुपए का चलान कटाया और मैं छूट गई और फिर मैं अगेन भी कर रही हूँ। वहाँ उन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है कि अगर दोबारा वो व्यक्ति पकड़ा गया है तो फिर उसके वो डबल चलान का अमाउंट भी बहुत गुना बढ़ जाता है, प्लस उसके इंश्योरेंस प्रीमियम वो सीधा, क्योंकि सारा जीपीएस और सब ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं वहाँ पे, तो वो जैसे ही उसके पॉइंट्स कटते हैं तो वो उसको प्रीमियम इंश्योरेंस में उसको अगले साल डबल पेमेंट करना पड़ता है, जितनी पेनल्टीज उसको ट्रैफिक की मिलती है। तो काइंड ऑफ उसको इकोनॉमिकल जो पेनल्टीज हैं वो उसको इतनी सारी हैं कि जितना वो पूरे साल में नहीं कमाता, अगर उसने 2 ऑफेंसेस ट्रैफिक के कर दिए तो उसको वो पूरे साल की कमाई वहाँ देनी पड़ जाती है। इसका इफेक्ट तो है, मतलब लोगों में डर है इस बात का कि भाई मेरे इतना ज्यादा मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी कि वो मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं रुक जाऊं। यहाँ लोगों में डर नहीं है इस बात का कि यहाँ जो जैसे राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि जुर्माने इससे ज्यादा जरूरी है कि पहले जाने उसको कि हमें हमारे क्या नियम कायदे हैं। अच्छा, हाईवेज की मैं बात करता हूँ, क्योंकि देखिए हाईवे पे जो दुर्घटना हो रही है उसमें स्थितियां आप जानती हैं कितनी खतरनाक और कितनी विकट बन जाती हैं कि मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, बचना ही मुश्किल हो जाता है। ये जो घटना हुई हाल में ये भी हाईवे पे ही हुई। हाईवे पे लोगों को देखिए एक तो बहुत बड़ी समस्या मैंने देखी है, जो यहाँ पर पालतू जो जानवर होते हैं, जो आवारा जानवर होते हैं, गाय वगैरह, वो कभी भी हाईवे पे यहाँ पे आ सकते हैं और वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना कारण है। इसके अलावा शायद लोगों को सेंस भी नहीं होगा अभी हाईवे पे प्रॉपर चलाने का। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि सड़कें तो आपने बना दी वेस्टर्न कंट्रीज की, और एक्चुअली देखिए आप जो बाहर के हाईवेज हैं वहाँ पे वो गांवों के बीच में से नहीं जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का प्रत्येक हाईवे गांव के बीच में से ही है। तो हम जानवर की भी बात अगर ये करें कि वो गाँव
एक गांव में उसका घर एक तरफ है हाईवे के और दूसरा उसका खेत जो है या उसका स्कूल है या उसका पानी के जो साधन है वो दूसरी तरफ है। और हमारे जो इंजीनियर्स हैं सॉलिट्यूड से वो इतना कभी उन जो लोग हैं उनके बारे में इतना अगर सोचते नहीं है और उसके हिसाब से जो प्लानिंग है हो सकता है वो कागज पे जो बनती है और जो एक्चुअल फील्ड में आती है उसमें रात दिन का अंतर हो जाता है। बहुत सारी चीजें उसमें फैक्टर काम करते हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि वो सभी जो जगह हैं वो ब्लैक स्पॉट्स में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि वो हाईवे पे जो व्यक्ति आ रहा है उसको आपने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चला लीजिए, वो तो अपनी स्पीड से चला आ रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका मैं यहाँ रह रही हूँ मेरा घर सामने है तो मैं दिन में 4 बार क्रॉस कर रही हूँ, मुझे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग दिया ही नहीं गया है प्रॉपर तरीके से, मेरा कैटल को पास कराने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है। और जो खुद हम लोग हैं वो भी हम ऐसे हैं कि जो गाय हमको जब हमको दूध देने लायक नहीं रहती है तो हम उसे खाना नहीं देना चाहते हैं तो हम उसे लावारिस स्थिति में छोड़ देते हैं। तो वो गाय और वो जानवर कहाँ जाएंगे? उनका भी तो यही धरती केवल इंसानों के रहने के लिए थोड़ी है, उन जानवरों के लिए भी है। तो वो चीजें अब हम इंसान हैं, हमको इतनी हमने अपने लिए हाईवे बनाया, अपनी गाड़ियों के लिए बनाया, तो ये चीज हमें ही सोचनी पड़ेगी कि हम उन चीजों को भी एक्सेस करें। तो वो इंजीनियरिंग का जो फैक्टर जैसा सर ने कहा कि उसका एक रीजन ये भी है कि जो हमारे दुर्घटना होने के बाद जो इन्वेंशन होता है हमारे जो आईओस करते हैं वो उसको उतना सघन रूप से उनकी सिखलाई नहीं है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो उसको नहीं कर पाते हैं जिसमें वो ये फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते कि ये रोड इंजीनियरिंग का की वजह से दुर्घटना हुई है। उनका सारा फोकस रहता है कि जो ड्राइवर्स हैं या जो उनकी गलती को ही स्टैब्लिश और जज साहब तक भी जो जाता है वो हमारे वकील हो चाहे हमारा पूरा कानून का सिस्टम है वो उस ह्यूमन फैक्टर पे ही फोकस है, किसी व्यक्ति की गलती और इसीलिए वो इंजीनियर्स पे क्योंकि कोई लीगल इम्प्लीकेशन तो है ही नहीं उनका, तो इसलिए भी वो मॉनिटरिंग का सिस्टम वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया। ये एक हमारा सिस्टम का फेलियर है जो अब तक भी चल रहा है। राजेंद्र सिंह जी, ट्रैफिक को लेकर अक्सर ट्रैफिक पुलिस को तहमत लगा दी जाती है कि देखिए ट्रैफिक पुलिस अपनी मनमर्जी कर रही है। शहरों में अगर हम बात करें तो क्या पुलिस एक ऐसा मैकेनिज्म भी और कोई मैकेनिज्म आपको लगता है कि विकसित होना चाहिए कि ये ट्रैफिक की या लोगों की कमी है पुलिस के पास या और ज्यादा में उसमें इम्प्लीमेंट और लोगों को लगाना चाहिए या कोई अलग तरह का मैकेनिज्म पुलिस के हाथ में देना चाहिए ताकि कुछ बेहतर इसके रिजल्ट निकल सके? जी हमारे पास संसाधन बहुत कम है, हमारे पास पुलिस का जाब्ता भी बहुत कम है। अब आप ये देखिए कि अगर गर्मी के अंदर सर्दी के अंदर कैसे एक चौराहे के ऊपर एक आदमी लगातार 12 घंटे जयपुर पुलिस में आप ये देखिए सुबह 8 बजे ड्यूटी लगती है, ये लोग 2 बजे तक ड्यूटी देते हैं, वही सिपाही उसको 4 बजे फिर बुलाते हैं और वो 9 बजे। आप ये देखिए कितना उसमें पोल्यूशन है, कितना वहाँ पे न उसके लिए कोई ऐसा शेड है, ना वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना उसकी सुरक्षा की व्यवस्था है, ना उसके पास इस तरह के कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है कि उसके अगर कोई बिना उसके इशारे के बाद में भी अगर कोई गाड़ी लेके चला जाए तो बस वो पीछे लेके डंडा लेके भागता है, उसको आगे तक पकड़ने का कोई गुंजाइश नहीं है। लड़के वो भागते रहते हैं वो लड़के, और वो देखते हैं कि वहाँ पुलिस खड़ी है तो एकदम से चकमा दे के ले जाते हैं। तो ये हमारे को रिसोर्सेज जैसे अभी बीच में डेवलप हुए, CCTV कैमरे लगाए, उसमें इस तरह की टेक्निक आई कि आप अगर ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या गलत लेन में चल रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा चालान और आपके पास पहुंच जाएगा। और वो अभी एक ही जगह लगा है। अब जयपुर में 50 लाख लोग रहते हैं, वहाँ केवल एक सड़क पे केवल एक जगह लगा हुआ है, तो उससे क्या इस तरह की हम व्यवस्थाएं कर पाएंगे, ये बड़ा एक बहुत ही जरूरत का मामला है। दूसरा आप ये देखिए हमारे पास जैसे शराब के जो चेक करने वाले जो एनालाइजर्स होते हैं वो नहीं है हमारे पास में पूरी, तो लोगों को परेशानी होती है। पुलिस भी अपने प्रति सतर्क नहीं, आप ये देखिए उनकी स्ट्रेटेजी नहीं है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं है। अब जैसे आपके 30-31 दिसंबर को आप सब पूरे देश को पता है कि आज सब लोग एंजॉय करेंगे, 5 स्टार होटल, बड़े बड़े रिजोर्ट्स, बड़े बड़े सेंटर बनेंगे, वहाँ पे लोग शराब भी पियेंगे, क्लब्स होंगे वहाँ पे भी शराब पियेंगे, नाचेंगे गाएंगे और उसके बाद वही गाड़ी लेके जाएंगे। तो ऐसा कोई वो प्लानिंग नहीं करते कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली ऐसे क्लबों के सामने 5 स्टार होटलों के सामने हम इस तरह के नाके लगाए और वहाँ पे कोई सैंपल वहीं उनको रोक लें, बाहर निकलते उनकी उसे क्या नाम ब्रीथ एनालाइजर से उनकी जांच करके और वहीं उनको, तो लोगों में फिर फीलिंग आएगी कि भाई अगले साल से नहीं वहाँ पे पुलिस चेक करती है, हम साथ में ड्राइवर लेके चलते हैं। अगर हम शराब पी के जा रहे तो हम फिर कोई दूसरा ड्राइवर की व्यवस्था करें या दूसरी टैक्सी ले बुलाएं या वहीं रुक जाए। तो ये जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है और जो हमारा सुपरविजन सिस्टम है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो गया। ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या हो गया? ट्रैफिक पुलिस का मतलब ये हो गया
कि एक तो हेलमेट वालों का चालान, हाँ। बस वो इसी में अपने टारगेट पूरे करने में वो लगे रहते, वो ओवर स्पीडिंग पे ध्यान नहीं देते, वो लाइन क्रॉस करने पे ध्यान नहीं देते, उनको बत्तियों का पता नहीं है, बत्तियां कब चलती है कब नहीं जलती है, उनको मतलब दरअसल में उनकी सिखलाई भी नहीं है, उनको दरअसल में नॉलेज ही नहीं है, उनको ऐसी कोई वापस से रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं देते जिससे उनको कोई ट्रेनिंग दे, उनको कोई बार बार ये समझावे कि भाई आपको ये चीजें और ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये हमारे 2-3 पार्ट हो गए, एक तो आपके आदमी का खुद का या जनता का हो गया, जो भी वाहन चालक है मान लो, लोगों में अवेयरनेस हो गई, एक उन वाहन चालकों के ऊपर एक सुपरवाइजरी सिस्टम है, जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो हो गया। तीसरा जैसे मैडम ने बताया कि जो आपके सड़कें हैं और इसके अलावा इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, वो सब मिलकर जुलकर बैठकर इस तरह से कोई इनके हमारे को साधन निकालने चाहिए और इनका कहीं ना कहीं कोई न कोई सुधार करना चाहिए। अब एक जो शराब की जो सबसे बड़ी समस्या है, इन दिनों आप ये देखो कि शराब से जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो गंभीर चिंता का विषय है। 2 व्हीलर वाले, उनको ये पता है कि 2 व्हीलर पे अगर जरा सी भी अगर लापरवाही हो गई, जरा सी भी तेज गति होगी तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं। और हम लोग है जो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। हमारे माँ बाप भी, बच्चा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, वो शराब की पार्टी में जा रहा है, माँ बाप भी ये नहीं कहते कि बेटा तो इसमें अगर जा रहा है तो वापस कैसे आएगा, तो कम से कम शराब मत पीना, या मतलब उसको इस तरह का हम पुलिस के ऊपर भरोसे पे है पूरे। और पुलिस अब जैसे 50 लाख की जयपुर है, एक उदाहरण देता हूँ, आपके यहाँ केवल 800 आदमी, अब 800 आदमियों से कितना रहा आप देखो रेशियो, और वो भी 24 घंटे का। तो आप अगर उसको इफेक्टिव ड्यूटी मानो तो 200 आदमी आपके 6 घंटों के लिए आपके लिए काम है, और 200 आदमियों से कैसे कंट्रोल होगा ट्रैफिक। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है, इस पर गौर करना होगा कि अगर हम WHO की बात करें तो WHO को एक आंकड़ा है कि 2020 तक भारत में अकाल मौतों का मतलब ये है कि इस तरह की स्थितियों से, जैसे अभी जो प्रतापगढ़ में हादसा हुआ, आगे पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, अभी प्रतापगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश में एक हादसा हुआ, इस तरह से सबसे ज्यादा वजह होंगी मौतों की। एक अनुमान लगाया जाए तो करीब 5,46,000 लोग एक वर्ष में अनुमान लगाया जा रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति सामने आ सकती है अगर इन चीजों पर गौर नहीं किया गया, जो आज हम यहाँ इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जब आप सेमिनार, आप क्योंकि देखिए अलग अलग देशों का आपने मैकेनिज्म देखा है, अपने देश का देख रहे हैं, शराब की एक बात हुई थी, शराब की वजह से काफी चीजें बिगड़ती हैं। जब आप ऐसे कभी आप लोगों को जब बताती हैं कि शराब, तो उस वक्त तो लोग समझते हैं कि, लेकिन उसमें क्या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद शराब पी के गाड़ी उन्होंने चलाई होती है या चलाते हैं, तो क्या उस पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ पाता है, या आपसे कोई इस तरह की क्वेश्चनिंग होती है कि या आखिर उनको लगता है कि नहीं, हाँ ये हम गलत कर रहे हैं, या फिर उसको वो दोबारा से वो उस चीज को केवल उन पर कुछ दबाव नहीं है इसलिए होते उसको करने लगते हैं दोबारा? बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। देखिए ये बिल्कुल ट्रेनिंग का पार्ट है, और जो केवल शराब नहीं, इवन जो बहुत एक्सपीरियंस 20-25 साल से चला रहा है, तो वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो कभी गलती करता ही नहीं हूँ। तो उनको हमें थोड़ा सा समझाइश करानी पड़ती है उनको। कुछ हम फिर अपनी ट्रेनिंग की टैक्टिक्स हैं जिसमें उनको हम दौड़ना आँख बंद करके या कुछ इस तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे उनको वीडियोस दिखाते हैं जो लाइव व्यक्ति के एक्सीडेंट्स के, तो उससे उनको थोड़ा प्रभाव वो अपने आप देखते हैं कि कितनी केवल 2 सेकंड्स की गलती में ही 8-9 आदमियों को आप मार देते हैं। तो ये चीजें वो प्रभाव करती हैं और उन पर थोड़ा सा असर डालती हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा है वाकई में गंभीर है, इसकी भयावहता को, इसकी जो गंभीरता है उसको समझना होगा, हिंदुस्तान में सरकार को समझना होगा, प्रशासन को समझना होगा, और खासतौर पर लोगों को समझना होगा, अपने अंदर आत्मचिंतन करना होगा कि हम आखिर आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज हम सोचेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी समझेगी किस तरह से नियमों का पालन करना चाहिए, और उनकी जान के लिए वो भी अपनी जान को इस तरह बचा पाएंगे आने वाले समय में। अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में एक रणनीति बनाई जा रही है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं, चाहे वो कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने के उद्देश्य हो, चाहे वो किसी तरह की तकनीक के इस्तेमाल को लेकर हो।
दोनों ही पार्टियों का मकसद है आखिर में चुनाव जीतना, कि लोकसभा चुनाव 2019 कौन जीतता है। कांग्रेस अब ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लोगों तक पहुंचेगी, उनके परिवार का रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा, वो किस पार्टी की तरफ उनका रुझान है इसको रखा जाएगा, और इसका सीधा सीधा उद्देश्य है चुनाव की रणनीति में इससे काफी सहयोग मिलता है। कांग्रेस इस चीज को अपने रणनीति में शामिल कर रही है। बीजेपी भी तकनीक का इस्तेमाल करती आई है। बीजेपी ने भी कई तरीकों से तक लोगों तक, सोशल मीडिया का जो जरिया है उससे लोगों तक पहुंचती रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है। इस कवायद के तहत कांग्रेस ऐप के माध्यम से भी वोटर से संपर्क करेगी। इसके लिए हर बूथ से एक कार्यकर्ता समेत प्रदेश में 60,000 नए प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। इस कवायद के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता ये पता करेंगे कि वोटर्स का रुझान किस पार्टी की तरफ है। 15 से 25 फरवरी तक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। आज 22 विधानसभा में प्रोग्राम चल रहा है और ऐसे 24 तक ये जारी रहेगा। उसके बाद जो हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता है बूथ स्तर पे, हमारी पार्टी ने एक ऐप तैयार किया है, घर घर कांग्रेस। ये हमारे प्रयास रहेगा हर कार्यकर्ता का कि घर घर जाएं और घर घर कांग्रेस ऐप से अपने बूथ के हर घर को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि हमारी पार्टी की रीति कार्यक्रम हर व्यक्ति को घर में बैठे उपलब्ध हो सके और इसका फायदा हमें आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सके। बीजेपी पहले से तकनीक के माध्यम से वोटर्स को जोड़ने का प्रयास करती रही है, चाहे वो नमो ऐप का माध्यम हो या फिर बीजेपी की सोशल मीडिया विंग। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को पूरी तरह से साधने में जुटी हुई है। हमारे आगामी जो कार्यक्रम है 2 मार्च तक, उन पूरे कार्यक्रमों की विस्तृत रूप से विवेचना की। बूथ का विषय हमारे भारतीय जनता पार्टी का रहता ही है कि बूथ मजबूत होना ही चाहिए। बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये विषय भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि रणनीति में हर उस चीज को शामिल किया जा रहा है जिससे चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके। अब देखना यह होगा कि आने वाले लोकसभा के इस रण में किसकी रणनीति सटीक बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। चूंकि विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी सरकार तक, जो समय बीजेपी सरकार थी, उसको हार मिली। अब चूंकि कांग्रेस है, लेकिन लोकसभा चुनाव का असर अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, थोड़े राज्य से अलग मुद्दे होते हैं, अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, फेस अलग हो जाते हैं। कांग्रेस अब ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है और इसके लिए उनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी से वीरेंद्र शर्मा है और कांग्रेस से विचार व्यास है। सबसे पहले विचार में आपके पास आऊंगा जी। आप लोग ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग आप जिस तरह से जो खबर थी, लगभग तैयारी हो चुकी है और जो लाखों परिवार हैं वहां पहुंचेंगे और उनकी जानकारी रखेंगे। कितना कारगर मानते हैं आप इस जरिए को चुनाव की दृष्टि से, चुनावी रणनीति की दृष्टि से? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो, जिसे कहना चाहिए ना, वो आपकी तस्वीर और तकदीर बदल भी देता है तो आपको वापस आईना भी दिखा देता है। जिस प्रकार से हमने देखा, जिस तरह के कई वादे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ने किए, उनके नेताओं ने किए, और आज वही सोशल मीडिया उनसे सवाल कर रहा है, उनसे जवाब मांग रहा है कि आपने जिन बातों पे, जिन पैरामीटर्स पे आपने हमारे मन को जीता था, आज वो हमारी बात आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत एडवांटेज भी है और बहुत ही कभी ना कभी एक आपको प्रश्न भी आपके सामने खड़े कर देता है। और जहां तक आपने बात की कांग्रेस पार्टी, देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पहले की कांग्रेस पार्टी में और अब की कांग्रेस पार्टी में। एक बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। राहुल गांधी जी का जो विजन है और जिस प्रकार से 2010 में उन्होंने यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाए, उन्होंने ये कहा कि नेता बनो, नेता चुनो, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी शक्ति का पता होना चाहिए कि आपके साथ कितने लोग आज खड़े हैं। तो ये जो एक सोच है, उसके साथ में इन्होंने एक ऐप को तैयार किया और उस ऐप में निश्चित तौर पे देखिए 2 बातें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आज मैं पार्टी की विचारधारा से कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे किसी मिलने वाले के माध्यम से उस ऐप से जुड़ गया
और जब मैं उस ऐप से जुड़ता हूं, मेरे संदेश आपके पार्टी के मुझको मिलेंगे लगातार, 1 बार 2 बार 3 बार जी। तो कभी ना कभी तो मेरे दिमाग में कोई बात स्ट्राइक करेगी और मैं उस विचारधारा से सहमत हो जाऊंगा। तो जिस दिन वो सहमत हो जाएगा, वो वोटर जो है वो कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट करेगा, अपने आप को महसूस करेगा कि नहीं, वास्तव में देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान तो है, उसको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है। ठीक, वीरेंद्र जी, भाजपा ये के लिए कोई नई बात नहीं है, ऐप है या दूसरी सोशल मीडिया के जो जरिए हैं, भाजपा पहले से ही इन चीजों पर काम करती आई है। 2014 की अगर मैं बात करता हूं लोकसभा चुनाव की, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान था आपकी उस जीत में। अब जब कांग्रेस भी सोशल मीडिया का पूर्ण उपयोग कर रही है, पहले शुरू में लोग ये कहते थे, आप राजनीतिक हलकों में बात होती थी कि देखिए अगर कोई पार्टी है तो वो भाजपा है जो कि सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से उपयोग करती है। उसमें आरोप भी लगते हैं आप पर कि आप किस तरह से शायद कांग्रेस के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ। क्या इस बार आप लोग भी, चूंकि आप पहले से काम कर रहे हैं, क्या इस ऐप से या इस तरह की चीजों से, इस तरह की रणनीति से आपको चुनौती मिलेगी? जी देखिए, चुनौती मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है तो ये प्रदेश और देश के लिए अच्छी बात है। क्योंकि लोकतंत्र में जब तक विपक्ष सुदृढ़ नहीं होता तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी मजबूत लोकतंत्र में विश्वास करती है। आपने देखा होगा, इतिहास अगर देखेंगे तो 130 साल पुरानी पार्टी आज जिसे हाशिए पे है, उसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी 1980 के बाद में प्रारंभ होने के बाद में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर 2 सीटों से 282 और एक पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार लेके आए, राज्यों में 16 राज्यों में सरकारें हैं, तो ये सब कैसे हुआ? आपने देखा 2013 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जीता, उसके पीछे कहीं न कहीं एक बड़ी वजह थी, वह था भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी का टेक्नोलॉजी का सदुपयोग। और मैं मानता हूं जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हमने केवल पार्टी और संगठन में नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी का सदुपयोग सरकार में भी किया। आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वह उनका रेलवे डिपार्टमेंट कितना अच्छा रिस्पॉन्स देता है। आप देखिए सुषमा स्वराज जी विदेश में फंसे हुए भारतीयों को किस प्रकार ट्विटर के माध्यम से सहयोग करती हैं। तो हम लोग हर एक टेक्नोलॉजी का भी सदुपयोग करके हमने सरकार, संगठन और सभी स्तर पर हमने इसका अच्छे से सदुपयोग कर आम जनता के हित में कार्य करने का कार्य किया है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, जैसा लेकिन अब जब कांग्रेस भी इस पे आ रही है, देखिए कांग्रेस को आप ये, जब बीजेपी भाजपा में से जब ये आवाज उठती है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं है या कांग्रेस कम, तो कांग्रेस भी अब ऐप के माध्यम से सामने है, जनता के बीच में जाएंगे, इनको भी निश्चित तौर पर इसका लाभ भी होगा, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये आपके लिए भी तो एक लोकसभा में चुनौतियां खड़ी होंगी। इनको उस चुनौती में आने के लिए 2023 तक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल चुकी है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे इनके जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें कहीं होता है मेरा बूथ मेरा जूथ भी हो जाता है। इनका जो प्रोग्राम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वॉलंटियरली काम करती है, और इनके जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो प्रलोभन देके काम चल रहे हैं। आप अगर इसी जो इनका ये हर परिवार का रिकॉर्ड रखने का जो ऐप बनाया इन्होंने, उसमें ये सीधे सीधे प्रलोभन दे रहे हैं कि या तो उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी देंगे या सरकार में कोई पद देंगे। और इसके बाद भी अब इन्हें हर बूथ के ऊपर एक एक पदाधिकारी को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। और प्रशिक्षण की इनकी हालत देखेंगे तो आप ये देखिए, प्रशिक्षण की इनकी हालत है कि इनके यहाँ पे अजमेर कांग्रेस सचिव घायल हो गए, लात घूंसे चले उस प्रशिक्षण में। तो इस प्रकार अगर ये प्रशिक्षण देंगे तो ये कितना सक्सेस होगा, ये तो इनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं मानता हूं अगर ये अच्छे सक्सेस होते हैं तो लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। और मैं यह भी मानता हूं कि देश और प्रदेश को एक अच्छे लोकतंत्र, एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार 2013 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 130 साल के इतिहास वाली पार्टी के विपक्ष में बैठने लायक नहीं रही थी। उसका कारण सबसे बड़ा था वह यही था कि ये टेक्नोलॉजी का उपयोग समय पे नहीं कर पाया। पहली बात तो इनके जो आरोप थे उनका जवाब आप दे दीजिएगा। दूसरी चीज, मेरा एक सवाल ये है कि क्या इस ऐप को लाने में, इस ऐप को आप जब आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव सामने है, मार्च में पहले ही सप्ताह में माना जा रहा है कि आचार संहिता, तिथियां घोषित हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, क्या कांग्रेस ने इस तरीके से तकनीक का उपयोग करने में देर कर दी? देखिए, मैं पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी से मित्र हैं मैं उनकी बात पर कहना चाहूंगा। देखिए, ये एक प्रतिस्पर्धा की बात नहीं है, ये कौन किस चीज को जल्दी अपना लेता है। कई बार जनरेशन टू जनरेशन एक गैप होता है, और कई बार किसी चीज को जमीन पे वो कितनी कारगर है उस पर भी विश्वास किया जाना होता है।
कई बार क्या होता है, कांग्रेस की एक आदत रही है शुरू से कि वो सोच समझ कर निर्णय लेती है, कोई भी निर्णय कभी भी आनंद फानंद में नहीं लेती है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस हाशिए पे आ गई है। चुनाव में हार जीत होती रहेगी, ये इनको समझना चाहिए। आज अगर ये इतने भारी मैंडेट के साथ आए हैं तो कल को ये भी हो सकता है कि ये वापस से 21 या 50 या जो भी फिगर पे जनता इनको लेकर के आ जाए। तो जनता माई बाप होती है, वही आपको सीट पे बिठाती है, वही आपको आशीर्वाद देती है, तो इसका कभी भी गुमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की कि कांग्रेस सोशल मीडिया पे इतनी देर से क्यों आई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास जितने बड़े आज की तारीख में मदद करने वाले लोग हैं, चंदा देने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस के पास आज नहीं है। आज कांग्रेस के पास में किसी भी बड़ी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी का सपोर्ट नहीं है कि आज हमारे हर जिले में दफ्तर, आज भी हमारे पार्टी का प्रदेश मुख्यालय किराए पर है। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम हमारी संपत्ति खड़ी कर लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आरएसएस के नेताओं ने इस बात पे जोर दिया, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी हो सकती है, वो उनकी पॉलिसी का सिद्धांत का मैटर हो सकता है, उसमें हमारा बोलना कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। लेकिन क्योंकि फाइनेंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, और इस समय आप देखेंगे देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं उसके अंदर हम तो ताज्जुब करते हैं कि इतना पैसा, इतनी बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स पे गांव-गांव, ढानी-ढानी में पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, करोड़ों रुपए के विज्ञापन आ रहे हैं, धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये सब पैसे से हो रहा है, तो पैसे का एस्पेक्ट आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये सवाल भी खड़ा होता है कि आप जनता की गाड़ी कमाई से पैसा तो नहीं कहीं लगा करके आप अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए इन्होंने एक तो कहीं ना कहीं अपनी बातों में जता दिया, ये बता दिया कि भाई देखिए आपकी जो योजनाएं हैं किसी तरह से लोगों तक नहीं पहुंची हैं। दूसरा मेरा भी इसमें एक सवाल है कि अभी लोकसभा चुनाव को मैं देख रहा हूं, आने वाले समय में धीरे धीरे प्रचार और तेज होगा, विधानसभा चुनाव पूरे देखे। बीजेपी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि बीजेपी प्रचार करने में एक्सपर्ट है, बीजेपी को पता है कि किस तरह प्रचार करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। उसके बावजूद विधानसभा चुनाव आप हार गए, विधानसभा चुनाव में आपको हार मिल गई। वो बात अलग है कि बीजेपी ये कहती है बार बार कि हमें बहुत ज्यादा अंतर से हार नहीं मिली, लेकिन हार होती है और जीत होती है। क्या इसके बावजूद जब आप लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, क्या आपको लगता है क्या टेक्नोलॉजी के उपयोग से ही हार जीत तय होगी या जनता के मन में उतरना होगा? दोनों ही बातें हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और जनता के मन में उतरना होगा। और जनता के मन में हम उतर भी चुके हैं, क्योंकि आम जनता जिस प्रकार हमारे नरेंद्र मोदी ऐप से जुड़ रही है, वहां पे हमें जो फीडबैक्स मिल रहे हैं उनके माध्यम से यह कंफर्म मान लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पुनः बनने जा रही है। रही बात हार और जीत की, तो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छी बात कही और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उसमें विश्वास करता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी हार से विचलित नहीं होती और कभी भी जीत से अहंकारी नहीं होती। दूसरी बात जो मेरे कांग्रेसी मित्र बता रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि वो बात कर रहे थे आर्थिक स्थिति की। तो कांग्रेस की आर्थिक स्थिति देखिए, जो गांधी परिवार की जिसका कोई इनकम ऑफ सोर्स वो बताता नहीं है, उनकी नेत्री माननीय सोनिया गांधी जी विश्व की सबसे धनी राजनीतिज्ञ है। वो कहां से राजनीतिज्ञ बन गए, धनी राजनीतिज्ञ कैसे बन गए? जी प्लीज, ये सोशल मीडिया के भ्रम नहीं, ये सोशल मीडिया का पार्ट नहीं है, एक रिपोर्ट, एक वर्ल्ड की रिपोर्ट। आपके पास क्या डेटा है? अभी प्रमाणित कर दीजिए ना, सोनिया गांधी जी पैसे वाले हैं। जनता पार्टी के लिए बिना साबित करके आप आरोप लगा रहे हैं। योजना नहीं, आपकी सोशल मीडिया का नेगेटिव पक्ष है। किसी भी कार्य योजना में धन का प्रयोग नहीं करती, वो वॉलंटियरली काम करती है। और ये कांग्रेसी मित्र की बौखलाहट है। प्लस मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांगठनिक कार्य योजनाएं होती है उनमें क्रिएटिविटी होती है, आम आदमी से जुड़ने की भावना होती है कि हम आम आदमी से कैसे जुड़े। जैसे माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं, अपने ऐप के माध्यम से करते हैं, रेडियो के माध्यम से करते हैं, तो हम जो पूरे देश का जो उस समय उस महीने का जो सार होता है, उस महीने में क्या विषय इंपॉर्टेंट रहे, आम जनता क्या चाहती है और यहाँ तक कि मन की बात का विषय क्या होगा वह भी आम जनता चूज करके हमें देती है। लेकिन तो ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन, हम टू वे कम्युनिकेशन पे सोशल मीडिया पे काम करते थे, टू वे कम्युनिकेशन पे डिजिटल ऐप पे काम कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन पे हमारी जितनी भी सांगठनिक योजनाएं आती है वो चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज हर स्तर पर मजबूत है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर अन्य क्रिएटिव या इलेक्शन। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब आप योजनाओं की बात करते हैं तो आप योजनाओं को डिजिटल तरीके से, आप सोशल मीडिया के तरीके से लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं। मैं एक बात पूछता हूं किसी भी राजनीतिक दल से, अगर आपकी योजनाओं से बेहतर उनको लाभ हो रहा है बार, क्या आप कैसे, मतलब आप एक तो होता है योजना बताना कि आपको इस योजना से लाभ है, और एक कहना कि हमने ये योजना दी तुम तक, अगर उनको लाभ हुआ तो वो खुद ही जानते होंगे कि आपकी योजना हमारे तक पहुंची है। तो इतना लवाजमा खर्च करने का
क्या उसके पीछे क्या तर्क होता है आपका? जी देखिए, जो भी पार्टी सरकार में होती है उसका उद्देश्य होता है कि आम व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले, और भारतीय जनता पार्टी भी सतत और निरंतर प्रयास कर रही है कि आम व्यक्ति को अधिक से अधिक योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं उनका अधिक से अधिक लाभ मिले, और लाभ मिलने के साथ साथ उनमें जो परिवर्तन आते हैं योजनाओं में उनका भी वो पूर्ण रूप से सदुपयोग कर सके और अपने जीवन स्तर को संभाल सके, अपने सपनों को साकार कर सके। ठीक विचार, जो आरोप, ठीक है, बीजेपी अपने तरीके से, जो सत्ता विपक्ष में यही एक क्लैश होता है कि दोनों के अपने अपने आरोप होते हैं, सत्यता दोनों में, और दोनों ही एक दूसरे के आरोपों को झूठा बताते हैं। ठीक है, एक वो तो आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन जो आपने इस ऐप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, आप उसमें ये साफ लिख है कि भाई लोगों तक पहुंचेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस पार्टी को प्रेफर करते हैं, उनकी सोच क्या है पार्टी के बारे में, कांग्रेस के बारे में या किसी अन्य पार्टी के बारे में कोई सोच रखते हैं तो वो हमसे जिक्र करेंगे। जब आप परिवारों तक पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ भी इसका देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब आप, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपसे शायद आपकी सहमति नहीं होती होगी, उनकी सहमति नहीं होती होगी आपकी पार्टी से, कैसे उन परिवारों को, क्या आपको लगता है कि आप लोग उन लोगों को भी अपने विचारों से सहमत कर पाएंगे, अपने वोट बैंक के रूप में तब्दील कर पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, हर व्यक्ति की, हर पार्टी की, हर संस्था की, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी सिद्धांत होते हैं, अपने वैल्यूज होते हैं, अपना प्रिंसिपल होता है, अपना कल्चर होता है। और भारत की जनता में आप ये देखिए, जब लोगों के घर तक टीवी पहुंचा है ना, तो टीवी के पहुंचने का मतलब ये है कि लोग एजुकेटेड हैं, लोग समझते हैं आप जो बोल रहे हैं। ऐसे मेरे मित्र जो भाजपा से आए हैं, इनकी ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि आरोप लगाने में ये लोगों की बहुत जबरदस्त मास्टरी है। सोनिया गांधी जी पे आरोप लगा दीजिए, वो अंग्रेजी सत्यता, वो सत्यता आरोप नहीं, सत्यता के आरोप लगा करके ये अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो आप देखिए, लोग इन बातों से भी ऊब जाते हैं। यही कारण है कि आज लगातार मोदी जी के जो भाषण शुरू में लोगों को अच्छे लगते थे, आज उनको टीवी पे देखना ही पसंद नहीं करते। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात भी बहुत स्पष्ट होती है कि लगातार जब आप किसी पर किसी बिना वजह से लांछन लगाते हैं और रचनात्मक राजनीति करना बंद कर देते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली यूथ को नौकरी चाहिए, भूखे को भोजन चाहिए और सोने वाले आदमी को नींद चाहिए, मकान चाहिए। अगर आप इन जनरल बातों पर भी अगर लोगों को मदद नहीं कर सकते और आप कांग्रेस को या दूसरी अन्य पार्टियों को नीचा दिखाने में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप जीवन के सबसे अनमोल पल अपने नष्ट कर रहे हैं। और ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये समझ की बात है, और समझ की ही बात होती है। जिस प्रकार से आपने ऐप की बात की, ऐप के माध्यम से लोग आज नहीं तो कल, मान लीजिए कि कोई आज कांग्रेस की विचारधारा बचपन में, मान लीजिए पुराने जो हमारे दादा थे, नाना थे, उनको कांग्रेस पार्टी ही पता थी, क्योंकि देश की आजादी के लिए वो सब ये जानते थे कि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस पार्टी ने ही अपना योगदान दिया। लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो देख रही है नए तरह की चीजें, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज देखती है वो उसको सत्य मानने लगती है। अगर किसी ने ये कह दिया कि यार पीछे गोली चल गई थी, तो तुरंत एक अफवाह फैलेगी और वो 400 लोगों में सर्कुलेट हो जाएगी कि यार वास्तव में गोली चली थी। लेकिन ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता कि यार क्या वास्तव में चली है। ये देखे सुने बिना ही वो एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। तो जब उनको लगेगा कि हमारे लीडर्स में दम है, हमारी योजनाओं में दम है, ये जिस प्रकार के अधिकार हमारे कानून ने दिए, पार्टी ने उसमें क्या योगदान दिया, पंचायती राज में क्या काम हुआ, किस प्रकार से सूचना का अधिकार ने काम किया, शिक्षा के अधिकार ने काम किया, राइट टू फूड का काम हुआ, तो ये तमाम जब एस्पेक्ट्स पे जब व्यक्ति सोचता है तो अपना निर्णय लेता है। और देखिए, विचारधारा का बंटवारा होता है। जो विचारधारा कांग्रेस से सहमत होगा व्यक्ति, वो कांग्रेस में आएगा। जो व्यक्ति भाजपा की विचारधारा से तो तोड़ने और मरोड़ने की राजनीति में विश्वास रखती है, वो कांग्रेस में आएगा। वो कांग्रेस का कार्य। मैं आप विचार इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, विचारधारा से आदमी पार्टी ज्वाइन करता है, लेकिन अचानक विचारधारा राजनीतिक, ये मेरा भी है पत्रकार के नाते कि राजनेताओं में कि कोई विचारधारा नहीं होती है। कई बार लाभ और हानि के चक्कर में विचारधारा बदल जाती है, उसका त्याग हो जाता है। तो ये चीज कांग्रेस में भी है, ये चीज बीजेपी में भी सामने आती है, और बहुत बार हम लोगों ने इसके उदाहरण सामने देखे हैं। ठीक, वीरेंद्र, आपसे मेरा देखिए, अभी 2019 को लेकर अभी अलग और भी रणनीतियां तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तो पार्टियां शुरू, अभी तो बैठक आप लोग लगातार कर रहे हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि कई बार कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आती है, दोनों ही पार्टियों में आ जाती है वो, और कार्यकर्ता एक ऐसा पिलर है जिसके बेस पे आप चुनाव जीतते हैं, वो ही आपको घर घर तक पहुंचाता है, उसी के कारण आपकी पार्टी का नाम घर घर तक पहुंचता है। क्या इस बार कार्यकर्ताओं को साधने की पूरी तैयारी कर रखी है आप लोगों ने?
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल मेरा भी विचार आपसे भी होगा जी। केवल इसी बार नहीं, जब से 1980 से भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ हुई थी तभी से कार्यकर्ताओं के आधार पर ही पार्टी कार्य करती है। और मैं ये मानता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अपने विचारधारा के आधार पर उसके कार्यकर्ता कार्य करते हैं और उसी माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष के रूप में देश में मजबूत शासन दे रही है। लेकिन ये इस बात में मैं आपको एक जो मुझे असहमति है, मैं जब सत्ता में होती है पार्टी तो कई बार कार्यकर्ता ठीक है अपना काम करवाते हैं कार्यकर्ता, और ये जब विधानसभा चुनाव के दौरान भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी पार्टी से, जो सत्ताधारी पार्टी थी, और जब सत्ता में होती है पार्टी या जो बड़े नेता होते हैं वो कार्यकर्ता को भूल जाते हैं, वो उसकी तरफ वो फोकस नहीं कर पाते। जब विपक्ष में तो अलग बात है। तो ये जो नाराजगी थी, क्या इस बार इस पे आप फोकस करेंगे, इसको दूर करने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई कार्यकर्ता हमारा इस तरह से नाराज ना दिखे हमको? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसका कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि वह विचारधारा के आधार पर कार्य कर रहा है, किसी लाभ या प्रलोभन के लिए नहीं। वॉलंटियरली वह देश हित में, राष्ट्र हित में और विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पहली चीज। दूसरी विषय कि हम लोग टू वे कम्युनिकेशन के आधार पर कार्य करते हैं, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी ऐप हो, चाहे हमारे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के जो सॉफ्टवेयर हैं, वो सभी, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, बूथ के पदाधिकारी हो, मंडल के पदाधिकारी हो, जिले के पदाधिकारी हो, सभी जो उनसे जुड़े हुए हैं वो टू वे कम्युनिकेशन के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी जो दिल की भावना होती है वो उस पर आती है, वो क्या चाहते हैं वो भी उस पर आता है, और हम लोग उसी आधार पर कार्यकर्ता के आधार पर कार्य करते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता किस प्रकार की योजनाएं चाहता है, किस प्रकार के कार्य चाहता है। यही सवाल देखिए विचार मेरा, मैंने आपसे जैसे कहा कि यही सवाल मेरा आपसे, और ये मेरा इस पूछने का उद्देश्य भी यह है कि चूंकि ये ऐप आप बना रहे हैं, अगर आप ऐप के लिए जिम्मेदारी अपने जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता इनको सौंपेंगे, अगर कार्यकर्ता काम नहीं करता है उस चीज के लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी पार्टी की कोई योजना सफल हो सकती है। इसलिए दारोमदार कार्यकर्ता पर है चीज का। देखिए, आज हमारी पार्टी में ही चार सिरे हैं। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारा ब्लॉक अध्यक्ष। अगर मान लीजिए हमारा ब्लॉक अध्यक्ष मजबूत नहीं होगा तो वो हमारे वोटर्स तक कैसे रीच आउट करेगा? राहुल गांधी जी कितनी भी बातें कर लें, अगर ब्लॉक अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं करेगा, या पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो नीति हैं, जो मैनिफेस्टो लाने जा रही है पार्टी, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। लोगों के सुझाव भी मांगे जाते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा के जब चुनाव हुए तो आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो के लिए लोगों से फीडबैक लिए गए, तरह तरह के वर्गों से, चाहे पत्रकार वर्ग हो, वकील हो, बिजनेस क्लास हो, स्टूडेंट्स हो, दूसरे कर्मचारी आंदोलन के लोग हों, सभी से बात करके मैनिफेस्टो को तैयार किया गया। तो ये जो एक लोगों की भावनाओं को पूछने का एक जो एक इतना सुंदर हमारा लोकतंत्र है, यही उसकी खूबसूरती भी है कि हम उसको टच करते हैं। और देखिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, आज हर व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है, चाहे गांव में बैठा हो, रिक्शे वाला हो, या और कोई, आप गांव में भी कहीं जाएंगे तो शायद थोड़े बहुत ही पार्ट्स जो हैं वो बच गए होंगे, अदरवाइज तो लोगों को पता लग गया है कि मोबाइल क्या होता है, इसके क्या इस्तेमाल हैं, क्या इसके फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे हम हमारी बात बहुत ही अच्छे रूप में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो सच है, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, ऐसी बात ही आप अगर उन्हें कहेंगे तो ही वो उसको जो है ना, जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक है तो उसमें लाइक किया जाता है। अगर कोई आपकी बात से एग्री नहीं करता तो जरूरी नहीं आपको हर पोस्ट के लिए लाइक ही मिलेगी, लोग आपको इग्नोर भी कर देंगे, चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एक लोगों की मानसिकता है और लोग अवेयर भी हैं बहुत ज्यादा। आखिरी, हाँ जी बताइए। मैं एक छोटा सी चीज और बताना चाहूंगा, मेरे कांग्रेसी मित्र हैं। पहली बात है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना चाहिए ना, क्योंकि एक सुदृढ़ विपक्ष की भारत को जरूरत है। इनके किसी भी कार्यक्रम में इस प्रकार लातगुण से नहीं चले तो ये कार्यक्रम सफलता के अग्रसर होगा, और मैं इन्हें साधुवाद भी दूंगा। दूसरा विषय, जिस प्रकार कांग्रेस करती आई है कि आपने देखा होगा 2013 से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, माननीय गहलोत जी वसुंधरा जी से फेसबुक पे बहुत पिछड़े हुए थे, तो इन्होंने एक फेसबुक घोटाला किया, इन्होंने इस्तांबुल से लाइक खरीद लिए, तो ये धन का प्रभाव हुआ ना, इस्तांबुल से लाइक खरीदे इन्होंने धन के प्रभाव से। इस प्रकार के कार्य ये अब नहीं करें, क्या अच्छा होगा कि आम जनता से सीधे जुड़े। क्या ये प्रूवन था जी? ये क्या प्रूवन था जो आप आरोप लगा रहे हैं? मैं इनसे हाँ बिल्कुल प्रूवन था, और इसके पूरा बाकायदा हमने मीडिया में भी काफी दिनों तक ये चला था, और पूरी रिपोर्ट्स है इसके ऊपर। आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, और आप कहीं पे भी जाके सर्च करेंगे अशोक गहलोत जी का फेसबुक घोटाला, तो आपको पूरे गूगल पे भी आपको देखने को मिलेगा।
देखिए जिस प्रकार से ये जो आरोप का जो दौर होता है, ये आरोप नहीं, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। और वो लाइक से 3 दिन बाद ऑटोमेटिक बात रखी मित्रों, मुझे मेरी बात आपने अपनी बात रख दी है। देखिए मैंने जैसा कहा कि इनके जो रीति नीति है, इनका जो कल्चर है, जो एक पार्ट ऑफ इनका एक बॉडी बन गया है, दिन भर में इनको 5 आरोप कांग्रेस पे लगाना है, ये इनको टारगेट देके भेजा जाता है। तो ये अब इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि कांग्रेस को नीचा दिखाना है, काम अपना नहीं करना है। चाहे मैनिफेस्टो में धारा 370 की वादा कर दिया हो, राम मंदिर का वादा कर दिया हो 100 दिन में, वो भूल जाएंगे ये। लेकिन इनको ये याद है कि सोनिया जी ने 2 रोटी खाई कि 3 रोटी खाई, तो ये इनका कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने खरीदा है तो आप उसके तथ्य लाके दीजिए, तथ्यों के ऊपर केस कीजिए, हम पे हमको जेल में डालिए। आपने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को हम जेल कर देंगे, हम पूरी गांधी परिवार को नीचा दिखाएंगे। गांधी परिवार की सरकार है, गांधी परिवार मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते हैं, आभार आपने स्वीकार किया। आपने कहा कि रेनकोट पहन के नहाते हैं, क्या आपने रेनकोट पहने हुए नहाते हुए देखा था मनमोहन सिंह जी को? जिस व्यक्ति ने पूरे देश में, जब पूरे विश्व में मंदी आ गई थी, उस व्यक्ति की वजह से, उसकी नीतियों की वजह से एक भी व्यक्ति प्राइवेट कर्मचारी नौकरियों से नहीं हटाया गया। उस व्यक्ति कैसे बोल सकते हैं हुए, ये भी आप नहीं बोल सकते, लेकिन हम जुमलों को जरूर याद रखते हैं। इन आरोपों का मुझे नहीं लगता कि अब, क्योंकि देखिए आरोप राजनीतिक भारत में, भारत के जो सिस्टम है राजनीतिक दल में, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। दोनों ही, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। मुद्दा है लोकसभा 2019 का कि आखिर राजस्थान में जो मिशन 25 है, मिशन 25 का दावा दोनों कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावा कर रहे हैं। रणनीतियां बनाई जा रही हैं, नए नए तरीकों से लोगों को साधने की, वोटर्स को, यानी कि वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, और लक्ष्य है लोकसभा चुनाव 2019 जीतने का। तो कौन इस लक्ष्य को भेदेगा, कौन उस लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, उस दौर तक पहुंच पाएगा, ये समय बताएगा, वोटर्स का मन बताएगा कि वोटर्स किसकी तरफ झुकाव उनका होता है, किसको वो वोट देते हैं, अपना अमूल्य वोट देते हैं। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।